नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 बहुत ही जल्द आपका यहां पर होने जा रहा है। इतने कम समय में आपकी तैयारी करने में बहुत ही यहां पर दिक्कत हो सकती है। आपको बताते चले इसी के साथ बाज़ार में बहुत तरह के बाज़ारू किताब प्रैक्टिस बुक आ गए हैं और आप क्या करेंगे कि यहीं से बाज़ारू किताब या प्रैक्टिस वर्क बुक लेकर के आप तैयारी करेंगे और उस तैयारी के बाद आपका यहाँ पर रिजल्ट होने वाला है 0। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि यदि आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा चाहे आप 1 to 5 या 6 to 8 किसी में भी परचम लहराना चाहते हैं तो अभी न्यू सिलेबस के अनुसार आपको यहाँ पर जो है जैक परीक्षा ले रही है और जैक जो भी परीक्षा लेती है आप अनुकरण कीजिएगा 2013 का या 2016 का। तो आपका सारा प्रश्न जो था वो जेसीईआरटी या जैक की किताब से आए हुए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत तरह तरह के यहाँ पर परीक्षाओं का किताब पढ़ा जिसमें रिजल्ट बहुत ख़राब हुआ था। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पढ़ा था वो यहाँ पर पूरा अपना परचम लहराए थे और वो पास कर गए थे। तो देखिए आपको बताते चले यदि आप परचम लहराना चाहते हैं तो आपको हम यहाँ पर अपने चैनल पर ओनली फॉर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पूरा कंप्लीट नोट्स यहाँ पर आपको हम करवाते हैं। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर पूरा तैयारी उसका पीडीएफ, उसके साथ उसका रिकॉर्डेड क्लास, उसके बाद लाइव क्लास, उसके बाद ऑफलाइन सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो आप जेटेट की तैयारी करना चाहते होंगे और 1 से 5 या 6 से 8 में परचम लहराना चाहते होंगे तो आप अभी हमारे यहाँ से कोर्स लेकर के जुड़ सकते हैं। तैयारी शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले एडमिशन लेने का एक ऑफर चल रहा है, पहले आओ पहले पर पाओ के तर्ज पर सिर्फ 100 कैंडिडेट का अभ्यर्थियों का नामांकन यहाँ पर 500 रुपये में किया जाएगा। यानी 1 से 5 में आप नामांकन कराना चाहते हैं तो 500 रुपये लगेंगे और 6 से 8 में नामांकन किसी भी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये यहाँ पर लग रहा है। आप जल्दी से अपना नामांकन कर लेंगे और जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे नोट्स पीडीएफ देखना नहीं भूलेंगे। आपको एक बार फिर हम बता देते हैं अभी आकलन परीक्षा हुई उसमें इस नोट से जितने लोगों ने एडमिशन लिया था उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। अगर किसी ने लिया है तो आप पता कर सकते हैं। और सहायक आचार्य का पेपर 3 का भी अभी जो कंडक्ट नोट्स चल रहा था उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ से हूबहू भिड़े हैं इससे। तो आपका आगे जेटेट में भी भिड़ने वाला है। आप सभी सिर्फ जुड़ जाइएगा क्योंकि यहाँ विभिन्न राज्यों के जेटेट परीक्षा का हल प्रश्न पत्र भी आपको हम प्रैक्टिस के रूप में करवाने वाले हैं। तो परीक्षा देखिए 1-2 दिन 3 दिन भी बचा है तो आप यहाँ से अगर आप नहीं क्लासेस ज्वाइन कर पाएँ तो आप लास्ट में देखिए 499 रुपये में नोट्स यहाँ से आपको मिलेंगे। आप लेकर के जरूर परचेज करके वह परीक्षा में जाने से पहले पढ़ लीजिएगा। यदि कम पढ़कर ज़्यादा कम प्रश्न पढ़कर और ज़्यादा अंक उठाना चाहते हैं तो आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन एक ही है, वो है आपका जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो आप देखना नहीं भूलेंगे। यदि आप नोट्स बना लिए हैं तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं बनाए हैं तो आप यहाँ से एडमिशन ले लीजिएगा या नहीं तो यहाँ से नोट्स परचेज करके एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? यानी जंगल में लगने वाली आग के बदला में एक शब्द क्या होगा? बड़वा नल, जहरा नल, कामा नल या दावा नल। ठीक है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? 1001 बारी प्रश्न आपका अब तक के हिंदी सेशन के अंतर्गत पूछ दिया गया है और आपके भी एग्जाम में यहाँ से आ सकता है। बहुत ही एमबीबीआई प्रश्न है, जितना भी कहीं कम होगा सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी यहाँ से पूछ दिया गया है। ठीक है, तो कैसे याद रखिएगा सो आप देख लीजिए। जंगल में क्या मिलता है बताइए आप? जंगल में क्या मिलता है? तो जंगल में जाइएगा तो दावा मिलता है। क्या मिलता है? दावा। ठीक है, तो जंगल में लगने वाली आग को इसीलिए हम क्या कहेंगे? दावा नल कहेंगे। याद रखिएगा, जंगल में मिलता है दवा और जंगल में लगने वाली आग को हम कहेंगे दावा नल। क्या कहेंगे? दावा नल। दावा नल किस में है? डी में है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, जंगल में लगने वाली आग को दावा नल कहते हैं। जो बहुत बातें करता हो उसके बदले में एक शब्द क्या आएगा? जो बहुत बात करता है उसके बदले में एक शब्द क्या आएगा? बधिर, बहुवचनीय या बहुभाषी। ठीक है, क्या इसके बदले में एक शब्द आएगा? तो देखिए इसके बदले में जो एक शब्द आता है वो होता है आपका बहुभाषी। क्या होता है? बहुभाषी। जिससे पार करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? जिससे पार करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? अगम्य, निगम, आगम या दुर्गम। ठीक है, देखिए ये प्रश्न आपका जो है आपका सीजी टेट का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, जिससे पार करना कठिन हो उससे क्या कहेंगे? तो जिस चीज़ को पार करना कठिन होता है उसके लिए एक शब्द आता है जिसको हम लोग कहते हैं दुर्गम। क्या कहते हैं उसको? दुर्गम के नाम से जानते हैं कि बहुत ही दुर्गम है, पार करना इसको बहुत ही कठिन है। दुर्गम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो शत्रु की हत्या करता है उससे क्या कहेंगे? जो शत्रु की हत्या करता है उससे क्या कहते हैं? निर्देश, निगम, नश्वर या शत्रुधन। क्या करते हैं? जो शत्रु की हत्या करता है। ठीक है, देखिए जो शत्रु की हत्या करता है उसके बदले में एक शब्द आता है शत्रुधन।
क्या आता है? शत्रुघ्न ना, शत्रुघ्न। ये आपका कहाँ? तो पंजाब टेट में पूछा गया प्रश्न है हिंदी सेक्शन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, वह वस्तु जो नाशवान हो उसे क्या कहेंगे? वह वस्तु जो नाशवान हो उसे क्या कहेंगे? अलौकिक, अमर, शाश्वत या नश्वर। ठीक है, तो जो वस्तु नाशवान हो उसके बदले में एक शब्द आता है नश्वर। क्या आता है उसके बदले में? एक शब्द नश्वर आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा। क्लियर। अगला, जिसका भोजन दूध ही होता है, जिसका भोजन दूध ही होता है उससे क्या कहते हैं? यानी जिसका भोजन केवल दूध चलता है उसको क्या कहते हैं? द्रव्यहारी, शाकाहारी, मांसाहारी या दुग्धाहारी। तो देखिए, जिसका भोजन दूध होगा उसको कहेंगे दुग्धाहारी, जिसका भोजन मांस होगा उसको कहेंगे मांसाहारी, जिसका भोजन साग सब्जी होगा उसको कहेंगे शाकाहारी, और जिसका भोजन द्रव्य केवल होगा, पानी केवल होगा, उसको द्रव्यहारी कहेंगे। ठीक है, तो जो भोजन दूध में ही होता है, जिसका भोजन दूध ही होता है, तो दूध से होता है जिसका भोजन, तो उसको हम लोग दुग्धाहारी कहेंगे, दुग्धाहारी कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। मोक्ष की इच्छा करने वाले को क्या कहते हैं? मोक्ष की इच्छा करने वाले को क्या कहते हैं? योगी, जिज्ञासु, आस्तिक या मुमुक्ष। क्या कहते हैं इसको? मोक्ष की इच्छा रखने वाले को। ठीक है, तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुमुक्ष कहा जाता है। राइट आंसर इसका डी होगा। ठीक है, स्त्री जो अभिनय करती है उसे क्या कहेंगे? स्त्री जो अभिनय करती है उसे क्या कहते हैं? नायिका, नर्तकी, नटी या अभिनेत्री। ठीक है, तो जो स्त्री अभिनय करती हो उसी का नाम होता है अभिनेत्री। उसको क्या कहते हैं? अभिनेत्री, जो फिल्मों में काम करती है। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा। जिसके तर्क का कोई जवाब न हो उसे क्या कहते हैं? जोरदार, तीखा, सटीक या अकाट्य। ठीक है, तो जिसके तर्क का कोई जवाब ना हो सके उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं अकाट्य। क्या कहते हैं? अकाट्य कहते हैं। थोड़ा जानने वाले को क्या कहते हैं? थोड़ा जानने वाले को क्या कहते हैं? थोड़ा जानने वाले को क्या कहते हैं? अग, मूर्ख, बहुग या अल्पक। क्या कहते हैं? ये प्रश्न आपका 1001 बार एग्जाम में पूछ दिया गया है। बहुत बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं, आपका जेटेट में भी आ सकता है। ठीक है, तो देखिए आप इसी तरह के सारे प्रश्नों को यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, जुड़ जाइएगा। एग्जाम से 2 दिन जानने से पहले JCERT टेक्स्ट बुक का 6 to 10 का नोट्स देख लीजिएगा, जिससे आपका 10 से 20 नंबर अधिक आ सके। ठीक है, थोड़ा जानने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पक। क्या हो जाएगा? अल्पक। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसे क्या कहते हैं? जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उससे क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए ये भी प्रश्न आपका जो है MP टेट में एक बार आया हुआ था। MP टेट में एक बार आया हुआ था, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए, जो दूसरों पर संदेह करता है, तो इसको देहात में संदेह नहीं, लोग शंका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शंका। ठीक है, तो जो दूसरों पर शंका करता हो, जो दूसरा पर संदेह करता हो, तो उसको हम लोग कहते हैं शंकालु। क्या कहते हैं? शंकालु। ठीक है, तो शंका करता है, यहाँ याद रखिएगा, संदेह मतलब शंका या संदेह। ठीक है, संदेह में क्या है? सन, तो सन से याद रखिएगा शंकालु, सन से याद रखिएगा शंकालु। ठीक है, तो राइट आंसर इसका शंकालु हो जाएगा। अगला प्रश्न, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जो जानने की इच्छा रखता है, जैसे आप किसी को कुछ बताना चाह रहे हैं और वो आपसे जानने की इच्छा रखता है, तो वैसे चीज को क्या कहते हैं? उस शब्द के बदले एक शब्द क्या आएगा? जिज्ञासु, हितभाषी, ऋषि या ज्ञानी। क्या होगा? ठीक है, ये आपका जो है CG टेट में 2 बार पूछा गया है। क्लियर, तो जो जानने की इच्छा रखता है आदमी, उसको हम लोग कहते हैं जिज्ञासु। क्या कहते हैं? जिज्ञासु। जो जानने की इच्छा रखता है उसको जिज्ञासु कहेंगे। जो ममत्व से रहित हो, जो ममत्व से रहित हो, यानी जिसको ममता नहीं हो, उसको क्या कहेंगे? निर्मम, निर्मोही, निरामय या निष्ठ। तो उसको हम लोग कहेंगे निर्मम। क्या कहेंगे? निर्मम के नाम से इसको हम लोग जानेंगे। श्याम फुटबॉल खेल रहा है, इसमें क्रिया कौन है? श्याम फुटबॉल खेल रहा है, इसमें क्रिया कौन है बताना है। फुटबॉल श्याम खेल रहा है या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि श्याम फुटबॉल खेल रहा है, श्याम फुटबॉल खेल रहा है, तो ये श्याम क्या चीज़ है पहले बताएंगे। तो जो किसी भी नाम को, कोई भी नाम, चाहे वो पटना हो, भारत हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, राम हो, श्याम हो, ये सारा चीज, कोई भी नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये श्याम तो संज्ञा हो गया, गया, इसमें क्रिया पूछा। फुटबॉल, फुटबॉल ये देखिए ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, कर्म है, लेकिन ये भी नाम है, तो नाम हो गया, ये भी संज्ञा में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए खेल रहा है, खेलना। ठीक है, क्या है? खेलना।
तो कोई भी कार्य जो हमारे द्वारा किया जाता है, कोई भी कार्य, एनी एक्शन, कोई भी एक्शन को हम लोग क्रिया कहते हैं। किसी भी कार्य को, जो काम आप कर रहे होते हैं, क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर कार्य जो हो रहा है वो खेलने का हो रहा है। किसका हो रहा है? खेलने का हो रहा है। तो ये खेलना जो है क्रिया हुआ, जैसे खेलना, दौड़ना, हंसना, उछलना, कूदना, आप जो भी काम करेंगे, खाना पकाना, ये सब सारा चीज क्रिया होगा। ठीक है, तो खेल रहा है, यहाँ देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, क्या चीज? फुटबॉल। श्याम खेल रहा है या कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा खेल रहा है, यह क्रिया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर नोट्स में आपको दिया गया है, जो भी जुड़े हैं हमारे साथ, जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता है उससे क्रिया कहते हैं। बिल्कुल आप लोग जान गए होंगे, जो भी आप कार्य करेंगे वो सारा कार्य आपका किया हुआ क्रिया है। पढ़ने का काम कर रहे हैं तो भी क्रिया है, सोने का काम कर रहे हैं तो भी क्रिया है, आप जो है अगर दौड़ने का काम कर रहे हो वो भी क्रिया है, घूमना भी क्रिया है, खाना बनाना भी क्रिया है, खाना भी क्रिया है। क्लियर? पुल्लिंग की पहचान करें, पुल्लिंग की पहचान करें। एक प्रश्न देखिए आता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, आप देख लीजिएगा ना, पुल्लिंग को बता देंगे। पुल्लिंग की पहचान करें, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, चीन या सभी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है? देश का नाम। क्या है? देश का नाम। तो याद रखिएगा, देश का नाम जो है हमेशा पुल्लिंग होता है, इसलिए इसका राइट आंसर सभी में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? सभी में चला जाएगा। ठीक है, देश का नाम हमेशा पुल्लिंग होता है। परोपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, और देखिए बिहार टेट में पूछा गया है। ठीक है, परोपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? परो जोड़ पकार, परो जोड़ उपकार, पर जोड़कार या परोपजोड़कार, क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, अभी तक के एग्जाम में देखिएगा ना तो 1001 बार अभी तक पूछ दिया गया, ये बता दे रहे हैं। बस ऐसे ही देखते रहिएगा ना, अगर प्रैक्टिस भी आप कर लीजिएगा तो आपको कहते हैं जेटेट निकलने से तो कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा ऐसा प्रश्न है आपको हम करवा देंगे ना कि जो एग्जाम में मतलब छपेगा वहाँ जा करके, बाहर नहीं जाएगा। बस कम पढ़ के अगर ज़्यादा नंबर उठाने का आप सोच रहे तो बस JCERT एक विकल्प है, उसी को पढ़िएगा ना, तो इतना लोग ग्रंथ पढ़ा देगा ना कि सब कंफ्यूज हो जाइएगा, सब छोड़ छाड़ के आ जाइएगा। इसलिए कंफ्यूजन नहीं, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़िए खाली। ठीक है, और सारा उसका डिटेल्स देख लीजिए। तो परोपकार का क्या होता है? देखिए पर जोड़ उपकार, पर जोड़ उपकार। ठीक है, परोपकार, अ और उ मिलके क्या बना देगा? ओ बना देगा, परोपकार। ठीक है, ओकार तो पर जोड़ उपकार होगा, ये इसका राइट आंसर है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए पूछा गया था। पवन का सही संधि विच्छेद है, पवन का सही संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद तो आपको छोड़ना नहीं, देखिए संधि विच्छेद छोड़ना नहीं, एक प्रश्न छपेगा। प जोड़ना, पो जोड़ अन, प जोड़ वन या कोई नहीं। ठीक है, तो पवन का संधि विच्छेद ये 101 बार आया हुआ प्रश्न है। हिंदी सेक्शन के अंतर्गत आप देखिएगा ना तो ये संधि विच्छेद छूटता ही नहीं, आता ही है आपको। ठीक है, तो पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा पो जोड़ अन, क्या होगा? पो जोड़ अन, पवन। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आपको नोट्स भी बना दिए हम। पवन लिखा हुआ है ना, पो जोड़ अन लिखा हुआ है, ओ और अ मिलके देखिए औ बनाता है, और ये कौन सी संधि में जाता है? अयादी संधि में जाता है। कभी कोई संधि का नाम ही पूछ देता है, तो आप सभी उसको अच्छा तरह से देख लीजिएगा ना। चलिए अगला देखिएगा, अपवाद में कौन सा उपसर्ग है? अपवाद में कौन सा उपसर्ग है? देखिए आप जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको उपसर्ग और प्रत्यय का इतना बढ़िया क्लास बताए हैं, उपसर्ग प्रत्यय को हम पूरा खत्म कर दिए, आप सभी तो जरूर बता देंगे। ठीक है, तो देखिए संधि भी, जब उपसर्ग प्रत्यय बताना हो तो जो शब्द दिया गया है उसका संधि विच्छेद कर दीजिए, और ऐसा संधि विच्छेद कीजिए कि दोनों का अर्थ निकले। ठीक है, तो इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा क्या? अप जोड़ वाद, अप जोड़ वाद। ठीक है, अब देखिए इसको प्लस साइन से इंडिकेट कीजिएगा, प्लस साइन को देखिएगा, प्लस वाला के जो पहले आया वो उपसर्ग कह लीजिएगा, और प्लस वाला के जो बाद में आया उसको प्रत्यय कह लीजिएगा। आपसे पूछा क्या है? उपसर्ग कौन है? तो प्लस के पहले वाला, तो प्लस के पहले अप है इसलिए अप उपसर्ग होगा, तो इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा। बस ऐसे ही आप उपसर्ग प्रत्यय को बता दीजिएगा, एकदम आप खेलते खेलते सारा चीज हो जाएगा। ठीक है, देखिए अपवाद का बनाया हुआ है, अप जोड़वाद, जोड़ के पहले है अप इसलिए ये है उपसर्ग, जोड़ के बाद है वाद इसलिए यह प्रत्यय। आपसे पूछा है उपसर्ग, आप अप में टिक कीजिएगा, सी इसका राइट आंसर करके निकल जाइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिसकी उपमा न दी जा सके उसके बदले एक शब्द क्या होगा? विभिन्न शब्दों के बदले एक शब्द एकदम याद रखिएगा, एक न एक परीक्षा में आ जाएगा। उपमास, उपमान, अनुपम या अपमान। ठीक है, तो जिसकी उपमा न दी जा सके उसके बदले देखिए एक शब्द आता है, वो शब्द है अनुपम। आप सभी भी बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, आप सभी बहुत ही अच्छी तैयारी में हैं, तो आपका सब जेटेट यहाँ से निकल जाएगा। बस जुड़ जाइएगा, जिनको भी वीडियो मिले
तुरंत जुड़िए, बहुत ही चीप रेट में। फिर इसका देखिए फी 1000 रुपया हो जाएगा। अभी आपको 500 रुपये में मिल रहे हैं, इसका फी बहुत जल्द बढ़ने वाला है, तो आप सभी जल्द के जल्द जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए, का पर्यायवाची शब्द है नेत्र, तुरंग, अंबर या स्त्री, ठीक है। औरत के समान इसमें पर्यायवाची शब्द कौन है? ये जो है आपका उड़ी टेट, ओटेट माने उड़ीसा टेट में आया है, उड़ीसा टेट में प्रश्न आया है। नेत्र मतलब क्या होता है? आँख होता है। तुरंग माने घोड़ा होता है। अंबर माने आसमान होता है। और स्त्री, स्त्री जो है औरत को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औरत को। तो औरत के समान अर्थ कौन दे रहा है यहाँ पर? स्त्री दे रहा है। तो जो उसी के समान एक जैसा अर्थ देगा उसी को हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो औरत का पर्यायवाची शब्द इसमें स्त्री होगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है कि इसमें कपड़ा का कौन पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। अभी नहीं वाला देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, परीक्षा जब भी देने जाइएगा तो प्रश्न को बहुत बारीकी से पढ़िएगा, क्योंकि पूरा प्रश्न बारीकी से नहीं पढ़ने से है वाला लग जाता है। और यहाँ पर दिया हुआ देखिए नहीं है, याद रखिएगा। तो इसमें कपड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है वो हमको चुनना है। एक करके देखेंगे। अंबर है, वस्त्र है, परिधान है, चक्षु है, ठीक है। प्रश्न कहाँ आया? तो प्रश्न आया यूपी टेट में, प्रश्न आया बंगाल टेट में, 2 जगह आया, ठीक है। तो देखिए, अंबर मने भी वस्त्र या कपड़ा होता है, वस्त्र मने भी कपड़ा होता है, परिधान मतलब भी कपड़ा होता है। लेकिन चक्षु एक इसमें ऐसा शब्द है जिसका मतलब नेत्र होता है, आँख होता है, नयन होता है, ठीक है। नेत्र होता है, आँख होता है या नयन होता है। किसका मीन्स? चक्षु मीन्स। तो इसमें पर्यायवाची शब्द कपड़ा के जैसा कौन कौन है? अंबर भी है, वस्त्र भी है, परिधान भी है। जो नहीं है वो कौन है? चक्षु। तो आपसे नहीं वाला पूछा है ना, तो इसका राइट आंसर डी होगा। राइट आंसर डी होगा, चक्षु। प्रश्न को बारीकी से पढ़िएगा आप सभी को, ठीक है। और नायक में कौन सा प्रत्यय है? नायक में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है, ठीक है। चलिए, नायक में यक है, अक है, ना है, यह है। ये अभी तक बता, नायक वाला जो प्रश्न है ना 101 पर आपका एग्जाम में आ गया है। मैंने जोन एग्जाम में जाइएगा नायक पूछ देता है। और ये पात्रता परीक्षा यूपी में 2 बार आया है। उसके बाद देखिएगा एच टेट हरियाणा में 2 बार आया है। उसके बाद असम में 1 बार आया है। तो ये नायक वाले बहुत बार आए हुए प्रश्न है, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे? चलिए, इसको सबसे पहले नायक को हम अगर संधि विच्छेद करते तोड़ते हैं तो हम लोगों के बीच आता है नय और जोड़ करेंगे अक। नय जोड़ अक क्या बनता है? नायक। नायक बनता है ना। हम कैसे उपसर्ग प्रत्यय पकड़ते हैं? तो ये प्लस वाले चिन्ह पर पकड़ते हैं। किस पर पकड़ते हैं? प्लस वाले चिन्ह पर। प्लस के जो पहले है वो उपसर्ग है, प्लस के जो बाद में है वो प्रत्यय है। तो प्लस के पहले नय है तो नय उपसर्ग होगा, और प्रत्यय नय के बाद यहाँ पर प्लस के इधर जो है बाद में अक है, इसलिए अक प्रत्यय होगा। आपसे पूछा क्या है? प्रत्यय पूछा है। प्रत्यय कौन हो जाएगा? तो इसमें अक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अक हो जाएगा। अक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अक इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो नोट्स परचेज करते हैं, जो पीडीएफ परचेज करते हैं, उनको सारा चीज बनाया हुआ मिल रहा है। आप भी यहाँ से नोट्स और पीडीएफ परचेज करके जरूर एक बार पढ़ लीजिए, सारी क्लासेज को कर लीजिए, जिससे कि आपको यहाँ पर किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। अगला, अनुकरणीय में कौन सा प्रत्यय है? अनुकरणीय में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। अनुकर, अन्य, निय या अनु, कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। इसको हम लोग तोड़ेंगे तो अनुकर, अनुकर, ठीक है, जोड़ अन्य, अनुकर जोड़ अन्य, अनुकरणीय, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्यय जो हो जाएगा वो आपका अन्य प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सीजी टेट में एक बार आया हुआ प्रश्न है, प्रत्यय। अगला चलिएगा, प्रिया में कौन सा प्रत्यय है? प्रिया में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है, ठीक है। प्रिया में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। प्रिया में कौन सा प्रत्यय? देखिए, प्रिया का मूल शब्द है प्रिय और उसमें जुड़ेगा आ। प्रिया में मूल शब्द है प्रिय और उसमें जुड़ेगा आ। तो प्लस के जो पहले लगा वो उपसर्ग और प्लस के जो बाद लगा वो प्रत्यय। तो प्लस के बाद क्या लगा है? आ लगा है, तो इसमें आ प्रत्यय होगा, यानी राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, स्वाभाविक में कौन सा प्रत्यय है? स्वाभाविक में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है, ठीक है। ये आपका यूपी टेट और सीजी टेट दोनों में पूछा गया प्रश्न है। स्वाभाविक में कौन सा प्रत्यय है? तो इसको बनाएंगे हम लोग, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्वभाव। क्या हो जाएगा? स्वभाव। और देखिए, ये हर्षी दीर्घी याद रखिएगा, इधर से रहेगा तो ये जोड़िएगा और इधर से रहेगा तो दीर्घी जोड़िएगा, दिमाग में रखिएगा। तो इधर अभी क्या जुड़ा है? स्वाभाविक में स्वभाव हो गया और एक हर्षी जुड़ा है, तो हम क्या लेंगे? ये हर्षी लेंगे और क लेंगे, तो स्वाभाविक, ठीक है। तो स्वभाव जोड़ क्या हो जाएगा?
इक हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद करेंगे हम तो स्वभाव और जोड़ हो जाएगा इक हो जाएगा। ठीक है, ये ई जो किसके लिए आया, तो ये जो हर्षित चिन्ह है इसके लिए आया। अगर दीर्घी रहता तो हम इसको नहीं लेते, इसको लेते। ध्यान दीजिएगा हर्षित दीर्घी को, क्योंकि ये प्रश्न पूछता है, बार बार पूछता है हर्षित दीर्घी और कंफ्यूज करवाता है आपको। तो इक प्रत्यय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक प्रत्यय हो जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन देखिए आपको रहेगा ही नहीं रहेगा, क्योंकि हम आपको सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही आपके साथ जुड़ते हैं। ठीक है, अधिग्रहण में कौन सा उपसर्ग है, अधिग्रहण में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। यूपी टेट में 2 बार ही प्रश्न आया है, सीजी टेट में 1 बार प्रश्न आया है, पंजाब टेट में 1 बार प्रश्न आया है। ठीक है, देख लिए कौन कौन प्रश्न आ रहा है। तो अधिग्रहण में कौन सा उपसर्ग है, देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए मूल शब्द को अलग कीजिए। अधिग्रहण को जब आप तोड़ेंगे तो ये बनेगा अधि और जोड़ ग्रहण, अधि जोड़ ग्रहण। ठीक है, ये प्लस चिन्ह को देखिएगा, प्लस चिन्ह। ठीक है, तो प्लस चिन्ह के पहले वाला जो रहेगा वो उपसर्ग कहलाएगा, और प्लस चिन्ह के जो बाद वाला रहेगा वो प्रत्यय कहलाएगा। तो आपसे अधिग्रहण के बारे में पूछा था, अधिग्रहण को आपने यहाँ पर तोड़ लिया, तो तोड़ने पर प्लस चिन्ह के देखिएगा, प्लस चिन्ह के पहले वाला उपसर्ग और प्लस चिन्ह के बाद वाला प्रत्यय। आपसे पूछा है उपसर्ग कौन है, तो उपसर्ग अधि होगा, इसमें उपसर्ग अधि होगा। राइट आंसर ये होगा। बस यही बनाने का तरीका है, आप देखते चलिएगा, बनाते चलिएगा और बताते चलिएगा कि उपसर्ग आज समझ में आया कि नहीं। जिनको भी अभी भी उपसर्ग समझ में आए कॉल लगाइए और सीधे अपने यहाँ से बात कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अनुकरण में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। बस एक ही नियम, अनुकरण को तोड़ डालिए। अनुकरण को जोड़ तोड़ेंगे तो 2 शब्द निकलेगा, अनु और जोड़ निकलेगा करण, अनु जोड़ करण। ठीक है, ये प्लस वाला से देखिएगा, प्लस के पहले जो रहेगा, आरंभ में जो रहेगा वो उपसर्ग होगा और जो बाद में रहेगा वो प्रत्यय होगा। क्लियर, जो पहले रहा उपसर्ग यानी उपसर्ग, जो पीछे रहा उप मने प्रत्यय। क्लियर, चलिए तो यहाँ पर हो गया आपका अनु, क्या हो गया, उपसर्ग, अनु उपसर्ग हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए बनाया हुआ भी है, जो भी नोट्स यहाँ से परचेज करके पढ़ रहे हैं उनके लिए यह रामबाण सिद्ध हो रहा है, और जेटेट में तो उनका 101% पास होना श्योर एंड सर्टेन है आपको, क्योंकि सारे राज्यों का प्रश्न ही हम आपको करवा देंगे। ठीक है, वनवास में कौन सा समास है, वनवास में कौन सा समास है। देखिए समास को हमने यहाँ पर 2 टॉपिक पूरे करवा दिए हैं। ठीक है, यानी 2 वीडियो इसका कंप्लीट करवाया गया है, 2 नोट्स इसका कंप्लीट करवाया गया है। इसके बाद भी समास में दिक्कत है तो आप यहाँ से जो इतना भी प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा उसको देख लीजिएगा। इसके बाद आपको समास से कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में समास आपको छोड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए आपका जेटेट परीक्षा में भी समास से 2 प्रश्न होगा। ठीक है, तो वनवास में कौन सा समास है आपको बताना है, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुब्रीहि। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तत्पुरुष समास में क्या होता है, तो तत्पुरुष समास में जब हम समास का विग्रह करेंगे, जब हम समास का विग्रह करेंगे तो कारक चिन्ह आएगा। क्या चिन्ह आएगा, कारक चिन्ह। ठीक है, तो कारक चिन्ह जिसमें विग्रह करने पर आएगा उसको तत्पुरुष समास में डालिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वनवास का विग्रह कीजिए, आप वनवास को विग्रह कीजिएगा तो क्या होगा, वन को वास, जो वन को वास, जो वन में वास करता है उसको वनवास कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर को जो है कारक चिन्ह है, को कौन सा चिन्ह है, कारक चिन्ह है, तो इसी को के आधार पर यह तत्पुरुष समास इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन था द्विगु, द्विगु मतलब 2 होता है, द्विगु माने 2 होता है, 2 मतलब संख्यावाचक होता है। तो जितना भी संख्यावाचक चीज आएगा, जैसे यहाँ पर आप कह सकते हैं त्रिभुज, यहाँ पर कह सकते हैं चतुर्भुज, ये सभी द्विगु समास में जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर था द्वंद्व, द्वंद्व मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। द्वंद्व मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा कब होता है, जब आप एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे में तालमेल नहीं बैठता है। ठीक है, तो यही चीज़ द्वंद्व होता है। तो द्वंद्व में दोनों शब्द एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे यहाँ पर अगर मरना तो दूसरा कहेगा नहीं हमको जीना है, तो मरना जीना, ये जो है आपका द्वंद्व हो गया। ठीक है, रात तो दूसरा कहेगा रात नहीं अभी दिन है, लड़ाई हो जाएगा। तो रात और दिन दोनों विपरीतार्थक शब्द हैं और इसके बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो ये द्वंद्व समास होता है। क्लियर,
अब बहुव्रीहि समास में क्या होता है, उसका विशेष अर्थ निकलता है। चलिए अगला है, साहित्य से संबंध रखने वाला को क्या कहते हैं। साहित्य से संबंध रखने वाला को क्या कहते हैं, परकिया, नाटककार, लेखक या साहित्यिक। ठीक है, तो जो साहित्य से संबंध रखता है उसको साहित्यिक कहते हैं। और अभी तक ये प्रश्न 101 बार आपका हिंदी सेक्शन के अंतर्गत देखिएगा तो प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है। अगला है, शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है। शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है। तो देखिए, शिक्षक से यहाँ पूरे शिक्षक एक जाति का बोध हो रहा है, इसलिए शिक्षक जो है आपका जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। अगर यहीं शिक्षक का नाम दिया होता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाता, लेकिन यहाँ एक शिक्षक पूरे समुदाय का बोध करा रहा है, पूरे जाति का बोध करा रहा है, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, तो इसके पहले देखिए, व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण से संबंधित सारा यहाँ पर पीडीएफ आपको समाप्त कर दिया गया है। सारा महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट करवा दिया गया है। ठीक है, तो उसमें आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन आपको यहाँ पर छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 व्यंजन जो है ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्योंकि इसमें 2 व्यंजन आपस में जुड़ करके बनते हैं। जैसे छ के लिए क और स लेंगे हम लोग। ठीक है, त्र के लिए त, हलंत और र होता है। तो कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि छ का जो है संधि विच्छेद क्या होगा, त्र का संधि विच्छेद क्या होगा और ज्ञ का संधि विच्छेद क्या होगा, इसको याद रखिएगा। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। संधि को आपको देख लेना है, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको कर लेना है, क्योंकि संधि से एक प्रश्न आपके रहेंगे। ठीक है, तो संधि में किस तरह करेंगे, तो हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो सबसे पहले आप इसको क्या कीजिएगा, संधि विच्छेद कर लीजिएगा। ठीक है, हरि क्या होगा, हरि जोड़ चंद्र, हरि जोड़ चंद्र, ये हो गया इसका संधि विच्छेद। इसमें क्या लगा हुआ है, विसर्ग लगा हुआ है। विसर्ग लगा हुआ है ना, तो यदि 2 वाक्यों के बीच में, 2 शब्दों के बीच में जो जुड़ा होता है और उसमें कहीं भी विसर्ग चिन्ह हो, तो उस संधि को हम लोग कहेंगे यहाँ पर विसर्ग संधि। क्या कहेंगे उस संधि को, विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हरिश्चंद्र में कौन सा संधि हो जाएगा, यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगा। विसर्ग संधि इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। उच्चारण में संधि एक रहेगा, आप इसको ठीक से देख लीजिएगा। ये छत्तीसगढ़ में पूछे गए हैं अभी तक 3 बार में, जो ग्रामर में आया वो देख लीजिए। आपको कल यूपी का भी हम दिखाए हुए थे, उसी तरह से एमपी का भी, सारे जगहों का हम प्रश्न पत्र दिखा देते हैं। उसके बाद आपको लगेगा कि इस तरह का आ रहा है तो हमारा भी इस तरह का आएगा। ठीक है, उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो उच्चारण का संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या होगा, उत, क्या होगा आपका, उत जोड़ चारण, उत जोड़ चारण। ठीक है, ये बन जाता है उच्चारण, यही बनता है ना। तो देखिए इसमें क्या है, तो ये भी यहाँ पर जो आपका है ये व्यंजन संधि है। ठीक है, और ये शुरू भी इसका व्यंजन संधि है। तो जब 2 व्यंजन संधि आपस में मिलेगा तो संधि का नाम क्या होगा, व्यंजन संधि ही तो होगा ना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। संधि से बहुत अधिक प्रश्न पूछे गए यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, देख लीजिए। निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, किस तरह से बताएंगे, तो इसका संधि विच्छेद कीजिए आप पहले। ठीक है, तो संधि विच्छेद करेंगे निर्विकार का, तो क्या होगा, नी और जोड़ हो जाएगा विकार, नी जोड़ विकार। ठीक है, निर्विकार, नी में ये कौन सा संधि है, ये कौन सा शब्द है, तो ये विसर्ग है। ये कौन है, विसर्ग चिन्ह है। तो जिसमें आप संधि विच्छेद किए, अगर उसमें विसर्ग चिन्ह कहीं पर लगा हुआ है तो वो संधि पूरा बन जाएगा विसर्ग संधि, वो पूरा क्या बन जाएगा, विसर्ग संधि बन जाएगा। ठीक है, तो निर्विकार में प्रयुक्त संधि कौन सा होगा, विसर्ग संधि होगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग संधि हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, लोहा किस प्रकार की संज्ञा है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। लोहा किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। ठीक है, लोहा देखिए धातु ना, क्या धातु या द्रव्य, द्रव्य मेटल,
तो ये धातु वाली चीज़ें हो गई, मेटल वाली चीज़ें हो गई, द्रव्य वाली चीज़ें हो गई, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में जाता है। ठीक है, तो धातु में आपको यहाँ सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, ये जितना चीज़ भी नाम आ जाएगा वो सभी चीज़ें आपकी किस में चली जाएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा में। यानी वैसी चीज़ें जिसकी नाप तौल की जा सकती है, और लिक्विड वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें किस में आती है? आपको द्रव्यवाचक संज्ञा में चला जाता है। तो ये लोहा जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नमकीन किस प्रकार की संज्ञा है? नमकीन किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? देख रहे हैं आप, संज्ञा से भी प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो आपके भी संज्ञा से प्रश्न आएंगे, फिक्स है आएंगे। और संज्ञा को पूरा हम यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, आपका उसका टॉपिक, वीडियो और नोट्स पूरा कंप्लीट कर दिया गया है संज्ञा का। ठीक है, तो नमकीन किस प्रकार की संज्ञा है? तो ऐसी संज्ञा जिसको हम सिर्फ क्या कर सकें? अनुभव कर सके, महसूस कर सके, लेकिन किसी को बता नहीं सके, वो किस में आती है? भाववाचक संज्ञा में आता है। किस में आता है? भाववाचक संज्ञा में आता है। यानी जिसके किसी गुण, दोष, स्वाद, आकार का पता चलता है वो भाववाचक संज्ञा में आता है। और नमकीन क्या है? ये स्वाद है, तो इससे हमको स्वाद का पता चलता है, इसलिए ये क्या चीज़ है आपका? यहाँ पर भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। चाहे वो नमकीन हो, चाहे मिठास हो, चाहे जवानी हो, चाहे बुढ़ापा हो, ये सभी भाववाचक संज्ञा में चले जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। रमन पढ़ रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है? आपको बताना है। क्या रमन पढ़ रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य आपको बताना है? विधानवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला वाक्य पहचानने का तरीका है कि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द, वाक्य में अगर प्रश्नवाचक शब्द लगा हुआ है तो प्रश्नवाचक शब्द में कौन कौन आता है? प्रश्नवाचक शब्द में आ गया क्या, कब, कौन, कैसे, ये सब कुछ भी आ गया तो आप समझिएगा कि प्रश्नवाचक शब्द है। और प्रश्नवाचक शब्द आ गया तो वो जो होगा प्रश्नवाचक वाक्य होगा। इसमें देखिए एक और पहचान है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर किसी वाक्य में इस तरह का चिन्ह लग गया तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इसको हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य में डालेंगे, इसका राइट आंसर प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द या कोई नहीं। ठीक है, कमल किस प्रकार का शब्द है? याद रखिएगा, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, यहाँ से भी एक प्रश्न आएगा और इसका भी क्लासेज आपको यहाँ पर इंड कर दिया गया है। बहुत सारी क्लासेज आपकी जो है यहाँ पर समाप्त कर दी गई है। आपको सिर्फ जुड़ने की आवश्यकता है, यहाँ से सारा नोट्स और PDF आपको एक बार कंप्लीट मिलेगा, आप पढ़ लीजिएगा। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। देखिए रूढ़ शब्द क्या है? ये स्वतंत्र होते हैं, इसको जो होता है दो या दो से अधिक भागों में हम लोग नहीं तोड़ते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर कहें लोटा, अगर यहाँ पर कहें पंकज, तो ये सभी जो है आपको स्वतंत्र है, इसको तोड़ नहीं सकते हैं, तो ये रूढ़ शब्द है। लेकिन यौगिक शब्द यहाँ पर दो शब्द से मिल करके बने होंगे, उसको यौगिक शब्द कहेंगे हम लोग। ठीक है, और योगरूढ़ शब्द तो वे यौगिक शब्द जिसका विशेष अर्थ निकलता है उसको यहाँ पर योगरूढ़ शब्द से कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर कहेंगे पीताम्बर, पीताम्बर, तो पीला और जोड़ अंबर। ठीक है, राजकुमार, राज और जोड़ कुमार, तो ये एक अर्थ अलग निकलेगा। ठीक है, अलग अर्थ निकलेगा, तो योगरूढ़ में जाओगे तो ये पीताम्बर हो गया, पीला, तो ये एक विशेष अर्थ निकल रहा है विष्णु भगवान के सेंस में, तो ये योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक है, यौगिक शब्द जो दो से मिलकर बना है, और रूढ़ शब्द जिसका खंडन हम लोग नहीं कर सकते हैं, जो स्वतंत्र होता है, रूढ़ शब्द होता है, इसलिए कमल का खंडन नहीं करेंगे, ये रूढ़ शब्द में चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास? त्रिफला में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुव्रीहि। ठीक है, त्रिफला में देखिए क्या होता है, याद देखिए। त्रिफला, त्रिफला में हो गया तीन फलों का समाहार, इसका विग्रह करते हैं हम लोग, तीन फलों का समाहार होता है। ठीक है, और यहाँ पर तीन में देखिए तीन क्या चीज़ है? ये संख्यावाचक है। क्या है? संख्यावाचक। तो जो संख्यावाचक जितने भी रहते हैं
उसको हम लोग द्विगु समास में डालते हैं, द्विगु समास में, ठीक है। क्योंकि त्रिफला का कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है। अगर विशेष अर्थ निकलता है तो उसको बहुब्रीहि में डालते हैं, लेकिन त्रिफला में सिर्फ यह संख्यावाचक निकल रहा है, इसलिए उसको द्विगु में डालिएगा। द्विगु बने द्वि मने दो, तो ये भी संख्यावाचक, और संख्यावाचक वाली चीज़ें द्विगु में जाता है तो द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जो देखने में प्रिय लगता हो उससे क्या कहते हैं। जो देखने में प्रिय लगता हो उससे क्या कहते हैं। प्रिय पात्र, समदर्शी, प्रियदर्शी, इनमें से कोई नहीं। तो जो देखने में प्रिय लगता है उसको हम लोग कहते हैं प्रियदर्शी। क्या कहते हैं उसको? प्रियदर्शी कहते हैं। अगला प्रश्न है, आसान न मानने वाले को क्या कहते हैं। प्रश्न बहुत ही एमबीबीआई है, यूपी टेट में तो आया ही है, बाकी अन्य राज्यों के भी शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछ दिया गया है। एहसान न मानने वाले को क्या कहते हैं, या उपकार न मानने वाले को क्या कहते हैं। प्रश्न इसी तरह से घुमा के रहता है, ठीक है। तो जो उपकार को मानता है उसको हम लोग कहते हैं कृतज्ञ। क्या कहते हैं? जो किए हुए कार्य को मानता है, जो किए हुए एहसान को मानता है, जो किए गए उपकार को मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट, जो आसान को नहीं मानता है, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है, उसको हम लोग कहते हैं कृतधन। क्या कहते हैं? कृतधन। तो दोनों में याद रखिएगा, कृतज्ञ और कृतधन दोनों में यही अंतर है। ये किए गए उपकार को मानता है, ये किए गए उपकार को नहीं मानता है, ठीक है।